अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम और आबाद रखे। तो आइए शुरू करते हैं। नॉवल आज है नॉवल की लास्ट एपिसोड। और नॉवल का नाम है तेरा इश्क मरहम सा है और इसको लिखा है तुबा सदीकी ने। तो आइए नॉवल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस नॉवल में एंड क्या होता है। पाकीज़ा खान, आपका निकाह साहिल खान वल्द अमजद खान से तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? काजी साहब की आवाज गूंजी। साहिर के घर पे ही निकाह की तकरीब रखी गई थी क्योंकि यासिर का कोई भी नहीं था। वो दोनों बहन भाई अकेले थे। साहिर के बाद से कुछ जानने वालों ने शिरकत की थी। रेहान के घर वाले थे, सुहेल साहब और अवैध साहब की फैमिली थी। निकाह के बाद पाकीज़ा ने रुखसत होकर हवेली जाना था। साहिल और साहिर दोनों यहाँ नहीं रह सकते थे। हवेली और गांव के मामलात देखने थे। साहिल ने साहिर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी और अब इसकी कोशिश यही थी कि पूरे गांव की तरक्की के लिए काम करे। साहिर, रमला, ईमान, रेयान, मिरहा के साथ शामिर, नूर, एनी और शायान ने भी हवेली ही जाना था ताकि नई नवेली दुल्हन का बहुत अच्छे से वेलकम किया जा सके। निकाह का इंतजाम गार्डन में किया गया था। पूरा गार्डन बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। साहिल और पाकीज़ा आमने सामने बैठे थे। काजी साहब की आवाज पे पाकीज़ा का दिल लम्हे को लर्जा था। यासिर ने उसके सर पे हाथ रखा तो उसने लरजते दिल के साथ साहिल को अपने निकाह में कबूल किया। कबूल है, 2 दफा की। और इजाजत पे काजी साहब ने साहिल से पूछा, साहिल खान वल्द अमजद खान, आपका निकाह पाकीज़ा खान से तय पाया है। क्या आपने इन्हें अपनी ज़ौजियत में कबूल किया? मैंने कबूल किया। साहिल की आवाज गूंजी तो बाकी कार्रवाई के बाद दुआ करवाई गई। सबने नए जोड़े को ढेर सारी दुआएं दी थी। साहिल ने सबसे मिलकर पाकीज़ा की तरफ कदम उठाए और उसका घूंघट उठाया। रेड कलर के खूबसूरत लहंगे में सेम कलर का हिजाब लिए खूबसूरत मेकअप में इसका नूरानी चेहरा साहिल के दिल में उतर रहा था। साहिल जाकर पाकीज़ा के बराबर में बैठा और पूरे हक से उसका हाथ अपने हाथों में लिया। पाकीज़ा का दिल जोर से धड़का था। आज उसके दिल में साहिल के लिए अलग जज्बात थे। फितरी घबराहट और शर्मो हया के अलावा इससे साहिल से कोई मसला नहीं था। वो अब उसका महरम था, उसका हमसफर था। आखिरकार रुखसती का शोर उठा तो यासिर की आंखें नम हो गई। इसकी प्यारी बहना की विदाई का वक्त हो गया था। यासिर साहिल के सामने आया और हाथ जोड़े। साहिल, साहिल, मेरे पास इस दुनिया में बस एक रिश्ता है, मेरी बहन का। पाकीज़ा में मेरी जान बसती है, इसका ख्याल रखिएगा। वो मासूम है बहुत, कभी कोई गलती हो जाए तो इससे तो खफा ना होइएगा। यासिर की बात पे साहिल ने फौरन यासिर का हाथ थामा था। ये क्या कर रहे हैं आप? पाकीज़ा, आप मेरी बीवी है और आप इसके बड़े लाला हैं। इस हिसाब से मेरे लिए भी आप बड़े हुए तो यासिर लाला परेशान ना हो। पाकीज़ा अब मेरी है, आप बेफिक्र रहें, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। साहिल ने मुस्कुराते हुए यासिर को गले लगाते हुए कहा। आज साहिल को अपनी भाई को देखकर बेहद खुशी हो रही थी। उसकी आंखों में आई नमी को देखते हुए ईमान ने उसका हाथ मजबूती से थामा। क्या हुआ? आपकी आंखों में पानी क्यों है? इतनी खुशी का मौका है ये तो। ईमान ने साहिर को देखकर कहा तो वो मुस्कुराया। मैं आज बहुत खुश हूँ ईमान, बहुत ज्यादा खुश। मैं अपने भाई को ऐसा ही तो देखना चाहता था। आज साहिल की तरफ से मैं बेफिक्र हो गया हूँ। साहिर ने मुस्कुराते हुए कहा तो ईमान भी मुस्कुराई। वक्त सब ठीक कर देता है। जब इंसान अल्लाह से दुआ करता है ना तो अल्लाह ताला उसे जल्द या देर पर पूरी करते हैं। मैं जानती हूँ आपने साहिल लाला के लिए बहुत दुआएं की थी। देखिए आज आपकी दुआएं कबूल हो गई। ईमान की बात पे साहिर ने इस बात में सर हिलाया। मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। ईमान जानती थी वो अपने भाई से कितना प्यार करता है और साहिल के लिए इसने कितनी दुआएं मांगी थी। आज अल्लाह ताला ने इसकी दुआएं कबूल कर ली थी। आज साहिल और अदरीस खान का पोता लग रहा था। जैसे सब साहिर को कहते थे कि वो अदरीस खान की तरह है, इन्हीं की परछाई है। आज साहिल भी अदरीस खान की परछाई लग रहा था। सब बहुत खुश थे। पाकीज़ा यासिर से मिली तो आंखों से आंसू छलक पड़े। यासिर ने ढेर सारी दुआओं के साथ रुखसत किया। साहिल पाकीज़ा को अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव के लिए निकला था। जब बाकी सब यंग पार्टी ने एक साथ एक कोस्टर में जाना था। मेरा ईमान, एनी और नूर की मुश्तरका ख्वाहिश पे रेयान ने गाड़ी बुक की थी। अब वो लोग इसी में गांव रवाना हुए थे। इन्होंने साहिल से बोल दिया था कि ज़रा आराम आराम से अपनी बीवी के साथ एंजॉय करते हुए आना ताकि हम पहले पहुंचकर वेलकम का इंतज़ाम कर सके। वैसे तो साहिल खुद ही सारा इंतज़ाम करवा चुका था। पूरी लाल हवेली इस वक्त अपनी शान शौकत लिए दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सब लोग हवेली के लिए निकल चुके थे। जिंदगी में खुशियां लौट आई थी। गम के बादल छुट चुके थे।
سب اپنے اپنے ہمسفر کے ساتھ اپنی زندگیوں میں قدم بڑھا چکے تھے۔ ایمان کے پیپر کے بعد اس کی بھی رخصتی ہو جانی تھی۔ طاہر نے ایمان سے اجازت لے کر ہی رخصتی کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ ایمان باقی کی پڑھائی رخصتی کے بعد کرے گی۔ اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ سب بہت خوش تھے۔ طاہر اور ایمان کے ساتھ ساتھ ذوالفقار صاحب ریان اور مرحا کا بھی ولیمہ رکھنا چاہتے تھے۔ دونوں بچوں نے بہت مشکل فیس کی تھی، مگر اللہ کے کرم سے دونوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت ان مشکلات میں ثابت قدم رہ کر ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ مرحا بھی اب بہت بہتر تھی۔ ریان کی محبت مرہم کی طرح مرحا کی زندگی کے ہر دکھ تکلیف کو، ہر غم کو بھر دیا تھا، اور مرحا کا ساتھ پا کر تو ریان ہر روز اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کرتا تھا کہ اس کے پیارے اللہ نے اسے اس کی محبت سے دور نہیں کیا، اسے مرحا کا ساتھ عطا کیا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ ریان نے شکرانے کے نوافل نہ پڑھے ہوں۔ وہ مرحا کو پا کر بے حد خوش تھا، اور یہ خوشی اسے جس پاک ذات نے دی تھی بھلا وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا۔ آنے والے دنوں نے سب کی زندگیوں میں خوشیاں بکھیرنی تھی۔ ساحل پورے راستے پاکیزہ کو چھیڑتا ہوا آیا تھا، جس سے اس کے جھکے چہرے پہ مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ ساحل پاکیزہ کو لے کر حویلی پہنچا تو سب لوگ پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ پاکیزہ کا وہ شاندار ویلکم کیا گیا تھا۔ پھولوں کی بارش اور باہر ہوئی آتش بازی نے ایک الگ ہی سما بنا دیا تھا۔ گاؤں والے بھی بے حد خوش تھے، آخرکار ان کو بھی حویلی کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی تھی۔ گاؤں میں ہر طرف عید کا سماں تھا، سب کے چہروں پہ خوشی تھی۔ ساحل پاکیزہ کا ہاتھ تھامے حویلی میں داخل ہوا۔ پوری حویلی اندر سے بھی جگمگا رہی تھی، ہر طرف گلاب اور موتیے کی بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی۔ پاکیزہ، میں تمہاری جٹھانی ہوں، اوکے؟ مجھ سے ہمیشہ تم نے ڈرنا ہے، میرے سامنے تھم کر کھڑی رہا کرنا، سمجھی؟ ایمان نے اپنی کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کر پاکیزہ کو کہا تو سب کے کہکے گونجے، جبکہ پاکیزہ نیچے چہرہ کیے مسکرا دی۔ بھابھی سائیں، آپ تو ابھی سے میری بیوی کو ڈرا رہی ہیں، یہ تو ناانصافی ہے، ساحل نے ایمان سے کہا تو وہ مسکرائی۔ ساحل، لالا سمجھا کریں، پہلے سے ہی دیورانی کو اپنے انڈر میں لینا پڑتا ہے، ورنہ دیورانی جٹھانی سے ڈرتی نہیں ہے، اس کے خلاف سازشیں کرتی ہے۔ ایمان نے معصومیت سے کہا، ایمو، خدا کا واسطہ انڈین ڈرامے کم دیکھا کریں، اپنی صحت دیکھیں پہلے، آپ سے تو کوئی بچہ بھی نہ ڈرے۔ ایمان کی بات پر شہیر نے جواب دیا تو سب ہنسنے لگے۔ پاکیزہ کو سب کی یہ نوک جھوک اچھی لگ رہی تھی، اس نے کبھی اتنے رشتے نہیں دیکھے تھے، اس کے پاس تو بس ایک اس کا بھائی تھا، لیکن آج اسے اتنے سارے رشتے مل گئے تھے۔ اچھا چلے اب بات لالا، آپ بھابھی سائیں کو کمرے میں لے جائیں، وہ تھک گئی ہوں گی۔ مرحا نے ایمان اور شہیر کی نوک جھوک پہ ہنستے ہوئے کہا، ہاں، اور اب تم سب بھی آرام کرو، چلو، میری بیوی بھی تھک گئی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے، ریان نے کہا تو سب نے حامی بھری۔ مرحا کے معاملے میں تو وہ کوئی بھی لاپرواہی نہیں کرتا تھا، اور آج کا پورا دن مرحا نے ریسٹ نہیں کیا تھا، اس لیے اسے بھی آرام کی ضرورت تھی۔ ساحل پاکیزہ کا ہاتھ تھامے کمرے میں لایا، جو گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ پہ پھولوں سے دل بنا ہوا تھا، بیڈ کے چاروں طرف پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ پاکیزہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جبکہ ساحل کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ روم کا دروازہ بند ہوا تو پاکیزہ کو اور گھبراہٹ ہونے لگی، وہ بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ ساحل نے اسے پیچھے سے آ کر باہوں میں بھرا تو پاکیزہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلنے لگا۔ اس کی وجود کی کپکپاہٹ ساحل صاف محسوس کر سکتا تھا۔ جانے سائیں، اب تو آ سکتا ہوں نا قریب، اب تو مجھ سے نظریں ملا سکتی ہو نا؟ ساحل نے پاکیزہ کو گھما کر اپنے سامنے کیا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ساحل نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی تو بے ساختہ اس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ پاکیزہ، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، جان بن گئی ہو تم۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اسی دن سے تمہارا یہ معصوم سا روپ میرے دل میں بس گیا تھا، کیا تم میری محبت کو قبول کرو گی؟ ساحل نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ پاکیزہ بھلا کیسے منع کر سکتی تھی؟ ساحل اس کا محرم تھا، اس کی جسم و جان کا مالک تھا، وہ تو خود اپنے ایک ایک سانس سے ساحل کے نام کر چکی تھی۔ پاکیزہ نے شرماتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو ساحل نے مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس نے پاکیزہ کے ساتھ باتیں کر کے اسے اپنے ساتھ نارمل کیا۔ ساحل نے محسوس کیا تھا وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اتنا کہ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ ساحل نے ایک دوست بن کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تم یہ اسکارف کھول لو، ریلیکس ہو جاؤ۔
साहिल ने कहा तो इसने झिझकते हुए इस बात में सारी लाए और आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। स्कार्फ के ऊपर से उसका भारी ब्राइडल दुपट्टा कई सारी पिन से सेट किया गया था। पाकीज़ा का हाथ सही से पहुंच नहीं रहा था, मगर साहिल ने खुद इसकी ये मुश्किल आसान कर दी थी। वो एक एक करके पिन्स को दुपट्टे से जुदा करने लगा था। सारी पिन्स निकल गई तो दुपट्टा सर से सिरक कर नीचे जा गिरा, जिसे साहिल ने फौरन उठाकर सोफे पर रखा। पाकीज़ा ने अपना स्कार्फ उतारा तो उसके बाल जो हल्के से जूड़े में कैद थे, साहिल ने हेयर पिन निकाल कर उसके बालों को खोल दिया। कमर से भी नीचे जाते काले घने बाल साहिल को बेहद प्यारे लगे थे। पाकीज़ा हमेशा स्कार्फ की सूरत दुपट्टा लेकर रखती थी, इस वजह से इसके बाल कभी किसी ने नहीं देखे थे। इसके बाल कमर पे खुलकर इसकी कमर को छुपा गए थे। साहिल ने इसके बालों में अपना चेहरा छुपाए इसकी खुशबू महसूस कर रहा था। पाकीज़ा को अपनी बाहों में उठाए बेड पे लाया और खुद इसके ऊपर झुक गया। पाकीज़ा ने साहिल की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर आंखों में खुमारी लिए से देख रहा था। साहिल की आंखों में जज्बात का समंदर देख पाकीज़ा का दिल जोर से धड़का था। इजाजत है? साहिल ने मुस्कुराकर पूछा तो पाकीज़ा ने अपनी बाहों का हार बनाकर उसके गले में डाला। शर्म से नजरें झुकी हुई थी। पाकीज़ा की इजाजत मिलते ही साहिल के जज्बात बेलगाम हो गए। उसने झुककर उसके लबों को अपनी कैद में लिया, उसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझा गया था। पूरी रात साहिल घटा बनकर पाकीज़ा पे बरसता रहा। साहिल का साथ पाकर पाकीज़ा अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी। साहिल ने अपनी मोहब्बत से उसके वजूद को अनमोल कर दिया था। मेरा वॉशरूम से चेंज करके बाहर आई तो रेहान बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। मेरा मुस्कुराकर इसके पास आकर बैठी तो इसने मेरा के हाथ में मेडिसिन दी और पानी का गिलास थमाया। रेहान, और कितनी खानी है मेडिसिन? मैं थक गई हूँ, ये बहुत कड़वी है। मेरा ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा तो रेहान ने मुस्कुराकर अपने होंठ इसके होंठों पे रखे और पीछे हुआ। उसने मेरा पे अपनी शिद्दत बरसाना छोड़ा हुआ था। वो किसी भी लिहाज से मेरा को तकलीफ नहीं देना चाहता था। रेहान के अंदाज में इतनी नरमी आ गई थी कि जब भी मेरा से बात करता तो उसका लहजा इतना मीठा होता कि मेरा को रेहान से और भी मोहब्बत हो जाती। इसने मेरा को अकेला छोड़ना बंद कर दिया था। ऑफिस का काम भी अब वो घर पे ही देखता था, मगर मेरा को तनहा नहीं छोड़ता था। हर वक्त मेरा को सामने रखना आसान भी नहीं था। वो इसकी बीवी थी। जायज रिश्ते का एहसास इसे मेरा की तरफ खींचता था, मगर इसने अपने जज्बातों पर पहरे लगा लिए थे। मेरा बच्चा बस 1 मंथ और खानी है, इसके बाद कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी मेरी जान को, रेहान ने मुस्कुराकर कहा और इसके माथे पे अपने लब रख के। चलो अब जल्दी से सोने की तैयारी करो, तुमने आज बिल्कुल आराम नहीं किया है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। रेहान ने मेरा को लिटाया और इस पर ब्लैंकेट ठीक किया और खुद इसके पास बैठकर इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। रोज़ की तरह आज भी रेहान की खुशबू अपने पास महसूस करके मेरा बेफिक्र होकर नींद में उतर गई। मेरा का मासूम सा चेहरा रेहान अपनी आंखों में बसाए इसके साथ ही सो गया था। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। 10 बज चुके थे कि पाकीज़ा को पूरी रात साहिल ने जगाया था। फिर फजर की नमाज साथ अदा करके वो दोनों सोए थे। पाकीज़ा को उठे आधा घंटा हो चुका था, मगर साहिल अभी तक सो रहा था। साईं साईं उठ जाए प्लीज, 10 बज रहे हैं, सब क्या सोचेंगे? पाकीज़ा की बारीक आवाज़ अपने करीब महसूस करके साहिल ने नींद भरी आंखों से मुस्कुरा कर उसे देखा। लाल रंग के कमीज और चूड़ीदार पजामा पहने दुपट्टे को सलीके से गले में डाले वो साहिल को उठा रही थी। साहिल ने हाथ पकड़कर इसे खुद पे गिराया। छोड़ो सबको, कोई कुछ भी सोचे, तुम अपने साईं का सोचो। जाने साईं, तुमने एक रात में ही मुझे अपना दीवाना बना दिया, साहिल ने खुमार आलूद लहजे में कहा। साहिल को रात की टोन में वापस आते देख पाकीज़ा फौरन इसके पास से उठी और दूर जाकर खड़ी हुई। मुझे भूख लगी है, प्लीज उठ जाए ना। पाकीज़ा ने नजरें चुराते हुए कहा तो साहिल मुस्कुराया। अब मामला मेरी जान की भूख का है तो मुझे उठना ही पड़ेगा। साहिल को खड़े होते देख पाकीज़ा ने शुक्र अदा किया। साहिल को इसके शुक्र अदा करने पे हंसी छूटी, मगर वो कंट्रोल करता वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। साहिल और पाकीज़ा बाहर आए तो सब लोग ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे थे। वेलकम भाभी, साईं आए यहाँ बैठे। मीरा ने उठकर साहिल को बिठाया, फिर पाकीज़ा को इसके बराबर में बिठाया। सुकून भरे हंसी मजाक वाले माहौल में सबने नाश्ता किया। साहिल लाला, रमला पुप्पो, साईं मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। नाश्ते के बाद मीरा ने तीनों को मुखातिब करके कहा। हाँ गुड़िया बोलो, क्या बात है? रमला ने मुस्कुराकर कहा। आप सब लोग दादा साईं की वसीयत तो जानते हैं। इन्होंने 10-10% अमजद चाचा साईं, माजिद चाचा साईं और रमला फूफा साईं के नाम किया था। बाकी का 70% बाबा के नाम था, जो इन्होंने मेरे नाम कर दिया था। और दादा साईं की वसीयत के मुताबिक अगर दोनों चाचा साईं गलत रास्ते पर चलते हैं या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो इनकी सारी जायदाद बाबा के हिस्से में आ जानी थी। अब दोनों चाचा साईं तो जेल में और हम सब जानते हैं इनकी उम्र कैद हुई है, तो अब इनका हिस्सा भी वसीयत के मुताबिक मेरे नाम हो गया है। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। मुझे उम्मीद है
آپ تینوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مرحا نے بہت تحمل سے کہا، ہاں میری جان، تم نے جو بھی فیصلہ لیا ہے تم بتاؤ، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ رملہ نے کہا، ہاں گڑیا تم بولو، ہم دونوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ساحل نے کہا تو ساحر نے بھی مسکرا کر حامی بھری۔ مرحا نے ایک نظر ریان کو دیکھا، جسے اسے دیکھ کر مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ساحر لالا اور ساحل لالا، میرے پاس پوری جائیداد کا 90% حصہ ہے، اس میں سے میں نے 10% رملہ پھپھو سائیں اور باقی کا 40% آپ دونوں کے نام کر دیا ہے۔ مرحا کی بات پر ساحر اور ساحل دونوں کے چہروں پہ بے چینی در آئی تھی۔ مرحا یہ کیا بول رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم نے اپنا بابا کا پورا بزنس میرے نام کر دیا ہے، پہلے ہی اب تم حویلی میں سے بھی سب کچھ ہمیں دے رہی ہو۔ ہاں مرحا یہ بہت غلط ہے، اس میں سب سے زیادہ تمہارا حصہ بنتا ہے، تم ایسے نہیں کرو، اپنا بھی سب کچھ ہمیں کیسے دے سکتی ہو تم؟ ساحل کے بعد ساحل نے بھی مرحا کو سمجھایا، نہیں لالا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کے آگے یہ سب چیزیں بے معنی ہیں۔ ہاں یہ میرا میکا ہے، یہاں میرے بابا کی پیدائش ہوئی تھی، میری ماما یہاں شادی ہو کر آئی تھی اور اب یہ میرا میکا ہے، آپ لوگ بس میرا میکا آباد رکھیے گا۔ اور ایک خواہش ہے میری، یہاں ایک اعلیٰ درجے کا اسپتال، اسکول اور کالج بنے گا تاکہ گاؤں کے لوگوں کو ان چیزوں کے لیے شہر کے آسرے پہ نہ رہنا پڑے، یہاں جدید سہولیات میسر ہو۔ مجھے یقین ہے میرے دونوں لالا میری اس خواہش کو پورا کریں گے۔ مرحا نے دونوں کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے کہا، مرحا میرا بچہ، گڑیا سب ٹھیک ہے، ہم سب کریں گے، مگر اس کے لیے تمہیں سب کچھ ہمارے نام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساحر نے پھر سمجھانا چاہا، نہیں لالا مجھے یہ سب نہیں چاہیے، ریان تم سمجھاؤ اس پاگل کو، اسے سمجھ نہیں آ رہا۔ ساحل نے ریان کو کہا تو اس نے مسکرا کر مرحا کے دونوں کندھوں کو تھاما، مرحا جو کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ ساحل میرے پاس اتنا بڑا بزنس ہے، میں مرحا کو بہت عالیشان زندگی دوں گا، میرے لیے ویسے بھی مرحا ضروری ہے ان سب چیزوں کا، اور مرحا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تم دونوں کا حق بنتا ہے اس سب پہ۔ ریان نے مسکرا کر کہا، لالا پلیز آپ کوئی بحث نہیں ہوگی، یہ سمجھ لیں کہ میری طرف سے آپ دونوں کی شادی کا تحفہ ہے۔ میرا کی ضد کے آگے دونوں کو جھکنا پڑا تھا، لیکن ساحر نے پھر بھی اینڈ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ آصف تایا کے بزنس سے جو بھی منافع ہوگا وہ سب میرا کے اکاؤنٹ میں جائے گا، لیکن اس پہ بھی بہت بحث کر کے میرا صرف 50% پہ مشکل سے ایگری ہوئی تھی، اسے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے تو ریان کا ساتھ ہی بہت تھا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ریان کو اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اس کے لیے تو مرحا سے بڑھ کر کوئی دولت ہی نہیں تھی۔ 2 ماہ بعد، مرحا بیٹا دیکھو ایمان کی تیاری مکمل ہوئی یا نہیں؟ سمینہ بیگم نے مرحا کو پکارا۔ جی ماما ابھی دیکھتی ہوں، مرحا کہہ کر اوپر ایمان کے روم کی طرف آ رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ کاموں کو بھی سنبھالی ہوئی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کی پیروں تک آتی فراک میک اپ کے نام پہ صرف لپ اسٹک، کاجل اور مسکارا لگائے بالوں کو فرنٹ پف دے کر کرلز کر کے کھلے چھوڑے تھے، مہندی سے بھرے ہاتھ، ریڈ کلر کی چوڑیوں سے سجی کلائیاں، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے اور مانگ ٹیکے کے ساتھ جھومر لگائے مرحا بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سب پہ اس کے چہرے کی معصومیت اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ ریان اوپر سے کھڑا وائٹ کرتا پجامہ اور اس کے اوپر ریڈ واسکٹ پہنے مسکرا کر اپنی جان سے پیاری بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو ادھر سے ادھر کبھی کسی کام کو دیکھ رہی تھی تو کبھی کسی کام کو۔ بڑی بہو ہونے کی پوری ذمہ داری اس نے سنبھالی ہوئی تھی۔ آج ایمان کی رخصتی تھی، کل اس کے پیپرز ختم ہو گئے تھے اور آج ہی رخصتی رکھی گئی تھی۔ مرحا اوپر آئی تو سامنے ہی ریان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ ریڈی ہو گئے ریان؟ مرحا مسکرا کر اس کے قریب آئی۔ جی بیبی ڈول میں ہو گیا ریڈی، مگر آپ کی تیاری تو اوف ظالم حسینہ لگ رہی ہو، تھوڑا تو ترس کھاؤ مجھ پر، ریان نے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ریان آپ بھی نہ کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں، کوئی سن لے تو، مرحا نے مسکرا کر کہا اور اس کے پاس سے ہوتی ہوئی ایمان کے روم کی طرف جانے لگی، مگر ریان نے بڑی نرمی سے اس کی کلائی کو پکڑا تھا، اپنے ہاتھ کے پیچھے چھپے گجرے نکالے اور مرحا کو مسکرا کر کلائیوں میں پہنائے۔ گجرے دیکھ کر مرحا کے چہرے پہ مسکان آئی، گجروں کی خوشبو اپنی سانس میں کھینچ کر مسکرا کر ریان کو دیکھا۔ تھینک یو ریان، مجھے ان کی خوشبو بہت پسند ہے۔ مرحا کی بات پہ ریان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اس نے جھٹکے سے مرحا کو قریب کیا، ریان کی کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اس طرح کی حرکت پہ مرحا سٹ پٹائی، اور مجھے تمہاری خوشبو پسند ہے، اس کے بالوں میں چہرہ کرتے ہوئے مدہوشی سے بولا۔ ریان کیا کر رہے ہیں، کوئی دیکھ لے گا، پلیز پیچھے ہٹیں، مرحا نے گھبرا کر کہا۔ اینی جو ایمان کے کمرے سے باہر آ رہی تھی، مرحا اور ریان کو دیکھ کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لی۔ سوری میں نے کچھ نہیں دیکھا، اینی کی آواز پہ ریان نے آنکھیں میچ کر کھولی۔ اینی بچہ، تمہیں کس نے رشوت دی ہے میرے رومانٹک مومنٹ کو خراب کرنے کی؟ ریان نے اینی سے پوچھا۔ کئی بار ایسا ہو چکا تھا، روم کے باہر کبھی ریان مرحا کے قریب جاتا تو اینی پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو جاتی تھی۔
थी। रेहान भाई आपको एहतियात करनी चाहिए, ये रूम थोड़ी है, एनी ने शरारत से कहा जबकि मेरा झींक गई थी। वो तेजी से ईमान के कमरे में भागी थी। रेहान मुस्कुराता हुआ नीचे चला गया जबकि एनी मेरा के पीछे ही वापस ईमान के रूम में चली गई। रेड और गोल्डन कलर के खूबसूरत लहंगे में दुल्हन का पूरा श्रृंगार किए ईमान नजर नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। आज वो हमेशा के लिए साहिर की पनाहों में जाने वाली थी। नूर ने गोल्डन कलर की शर्ट और प्लाजो पहना था जिस पर बहुत खूबसूरती से नग जड़े हुए थे। नूर की तबीयत सुबह से खराब थी, इसे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे जबकि इसकी हालत थकी थकी लग रही थी। एनी ने लॉन्ग रेड और गोल्डन शर्ट के साथ चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था। ईमान रेडी हो चुकी थी। मेरा और एनी ईमान का लहंगा संभालते हुए उसे नीचे लाई जबकि शामिर नूर को पहले ही नीचे ले आया था। सब घर वाले हॉल में खड़े थे। इन्होंने जल्दी ही मैरिज हॉल पहुंचना था। ईमान को देखकर रेहान की आंखों के किनारे पे नमी आई। आज इसकी छोटी सी गुड़िया इससे दूर जा रही थी। ईमान के पास आकर रेहान ने ईमान के माथे पे लब रखे। माशाल्लाह मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे मेरी गुड़िया को। रेहान ने इसके सर से पैसे वारे। सबसे ज्यादा उदास शहीद था वो। हर वक्त ईमान से लड़ता झगड़ता, इसको तंग करता रहता था। ईमान के जाने के बाद इसको सबसे ज्यादा ईमान की कमी का एहसास होना था। ईमान की आंखें बार बार नम हो रही थी। आज वो हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही थी। चलो भाई बारात से पहले पहुंचना है, ये ना हो साहिर पहले पहुंच जाए और हम यहीं हों। एहतिशाम साहब ने कहा तो सब मुस्कुराए। सब निकलने लगे तभी घर में दाखिल होने वाली हस्ती को देखकर रेहान की रगें तनी थी। उसको गुस्से में देखकर मिरहा ने रेहान के हाथ को मजबूती से अपने हाथ में लिया। अमल और समरीन बेगम घर के अंदर दाखिल हुई। मिरहा को जब पता चला था कि अमल को रेहान ने जेल भिजवा दिया है तो मिरहा ने जिद करके अमल को बाहर निकलवा लिया था। हाशिर की मौत का भी इसे पता लग चुका था मगर उसे कोई अफसोस नहीं था। इसने जो किया था उसके साथ हमदर्दी की गुंजाइश नहीं बचती थी मगर अमल की पूरी जिंदगी पड़ी थी। वो अमल की लाइफ को खराब नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने रेहान से कहकर अमल को बाहर निकलवा दिया था। रेहान इससे बहुत खफा हुआ था मगर मिरहा ने इसे मना लिया था। अब अमल को देखकर रेहान का दिमाग खराब हो रहा था। अमल ने मिरहा के सामने आकर हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दो मिरहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अपनी जिद में इतनी अंधी हो गई थी कि सही गलत की पहचान ही भूल गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मिरहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ मगर फिर भी तुमने मुझे बचाया। मिरहा ने अमल के हाथों को थामा। कोई बात नहीं अमल, गलतियां इंसान से ही होती हैं लेकिन सबसे अच्छी बात होती है अपनी गलती का एहसास हो जाना। मैंने तुम्हें माफ किया, प्लीज तुम हाथ नहीं जोड़ो। मिरहा की बात पे अमल शर्मिंदगी की गहराई में गिरी थी। उसने कहा नहीं किया, इसने क्या नहीं किया था मिरहा के साथ मगर इसने इतना ज़र्फ दिखाया था। रेहान प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो, तुम्हें पाने के चक्कर में तुम्हें मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अमल ने रेहान के सामने हाथ जोड़े तो मिरहा ने रेहान के हाथ पे अपना हाथ से दबाव डाला। जब मिरहा ने ही तुम्हें माफ कर दिया तो मैं क्या ही कहूँ, माफ किया मैंने भी तुम्हें मगर मैं वो सब नहीं भूल सकता। मेरा को हमेशा के लिए खोने वाला था। मैं वो हमेशा के लिए वो मुझसे हमेशा के लिए दूर जा सकती थी। ये तो अल्लाह का करम है कि मेरा मुझे वापस मिल गई। तुम अपने मकसद में कामयाब हो भी जाती ना अमल तब भी तुम मुझे हासिल नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा मुझसे जुदा होती तो रेहान की सांसों की दौड़ तो वैसे ही टूट जानी थी। रेहान की बात पे अमल ने अपना सर झुकाया। मैं और मामा मलेशिया जा रहे हैं हमेशा के लिए। मैं बस आखिरी बार तुमसे माफी मांगने आई थी। खुदा हाफिज, अमल कहकर जा चुकी थी। एक अजीब सा तनाव भरा माहौल बन गया था। ये देखते हुए रेहान ने माहौल को नॉर्मल करा। चले भाई, ये ना हो बेसब्रा दूल्हा अपने दुल्हन लेने यहीं पहुंच जाए। रेहान की बात पे सब मुस्कुराए थे। बारात का शानदार वेलकम किया गया था। साहिर के साथ साहिल, पाकीज़ा, यासर, रमला आगे आगे थे। गोल्डन कलर की शेरवानी पहने साहिर शहजादों की शान लिए स्टेज पे बैठा अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था और फिर इंतजार की घड़ी खत्म हुई। ईमान अपने मामा पापा का हाथ थामे साहिर की तरफ चलती आ रही थी। ईमान निकाह पे भी बहुत खूबसूरत लग रही थी मगर आज तो इसका हुस्न साहिर को दीवाना कर रहा था। इसके ऊपर बहुत रूप चढ़ा था। ईमान को लाकर साहिर के बराबर में बिठाया गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मुझे कत्ल करने का पूरा इंतजाम करके बैठी है मैडम आप। साहिर ने कान में सरगोशी की। अल्लाह अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको क्यों कत्ल करने लगी। ईमान ने भी सरगोशी की तो साहिर के लबों की तराश में खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी। घर चलकर बताऊंगा कैसे कत्ल करोगी। साहिर की सरगोशी पे ईमान सर झुकाए मुस्कुराई। रुखसती का शोर उठा तो माँ बाप के साथ साथ चारों भाइयों की आंखें भी नम हो गईं। रेहान के सीने से लगे ईमान बहुत रोई थी। रेहान की आंखों से भी
भी आंसू छलक पड़े थे। मिरहा, एनी, नूर सब ईमान से मिलकर आंखों में आई नमी साफ कर रहे थे। शहीर भी ईमान को गले से लगाए आंसू बहाने लगा। शामिर और शायान ने भी नम आंखों के साथ अपनी बहन को रुखसत किया। साहिर फाइनली अपनी दुल्हनिया को अपने साथ ले गया था। ईमान की रुखसती हुई तो सब लोग घर जाने के लिए निकलने लगे। नूर जो शामिर के साथ साथ चल रही थी, चक्कर आने से एकदम गिरने लगी, मगर वक्त रहते शामिर ने उसे थामा था। नूर के बेहोश होने पे सब परेशान हो गए तो शामिर तेजी से उसे बाहों में उठाए अस्पताल की तरफ भागा था। नूर को डॉक्टर चेक कर रही थी, जबकि शामिर का घबराहट से बुरा हाल हो रहा था। इस वक्त अस्पताल में एनी, रेयान, समीना बेगम और शामिर नूर के साथ मौजूद थे। शामिर इधर उधर घूम रहा था तब डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक है ना? वो अचानक ऐसे बेहोश हो गई। उसकी तबीयत तो ठीक है, शामिर ने घबराते हुए कहा तो डॉक्टर मुस्कुराई। परेशानी की कोई बात नहीं है, ऐसी कंडीशन में चक्कर आना, तबीयत बोझल होना और दिल मतलाना नॉर्मल है। आपको बहुत मुबारक हो, शी इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर की बात पे सबके चेहरे खिल गए थे, जबकि शामिर मुंह खोले डॉक्टर को देख रहा था। शामिर, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। रेहान ने उसे गले लगाकर कहा तो वो अब भी हैरान परेशान सबको देख रहा था। शामिर को देखकर सबने अपनी हंसी रोकी। भाई, मैं प्रेग्नेंट? अरे नहीं मेरे भाई, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, नूर भाभी प्रेग्नेंट है। शामिर की आधी बात पे सबके कहके छूटे थे। मुबारक हो मेरा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। समीना बेगम ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा। शामिर के चेहरे पे दुनिया जहां की खुशियां समा गई थी। वो नूर के पास आया जो शर्मीली सी मुस्कान लिए बैठी थी। नूर, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो 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 मच। मेरी जान, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, मैं बता नहीं सकता। शामिर ने मुस्कुराकर कहा तो नूर इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। नूर की तरफ से मिली खबर ने इनकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। रेहान सबको लेकर घर पहुंचा। रास्ते में ही बारिश शुरू हो चुकी थी, उसे मिरहा की फिक्र हो रही थी। उसको रेहान ने सबके साथ घर भेज दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था मिरहा थक जाए। शामिर नूर को लेकर कमरे में चला गया। एनी, शायान भी अपने कमरे में चले गए थे। रेहान अपने कमरे में आया तो मिरहा कमरे में नहीं थी। इतनी तेज बारिश हो रही थी, सब लोग ही अपने कमरों में चले गए थे। रेहान परेशान था, मिरहा को ढूंढ रहा था। उसने सब जगह देखा मगर मिरहा कहीं नहीं थी। इसकी जान पे बन आई थी। रेहान की नजर छत की तरफ गई तो कुछ सोचते हुए वो छत की तरफ आया तो सामने का मंजर देखकर रेहान के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। मिरहा छत पे खड़ी बच्चों की तरह बारिश में भीग रही थी। अपने हाथों को खोले आसमान की तरफ देखते हुए वो गोल गोल घूम रही थी। उसने ज्वेलरी तो उतार दी थी, मगर वो अब भी उसी फ्राक में मलबूस थी। मिरहा का गीला वजूद था, रेहान को बहका रहा था। रेहान कदम कदम चलता मिरहा के पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब गया। मिरहा अपनी मस्ती में मगन थी। रेहान की खुशबू को महसूस करके उसने मुस्कुरा कर रेहान को देखा। रेहान, देख के कितना मजा आ रहा है। मिरहा ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा। बेबी, तुम मेरा सब्र आजमा रही हो। खुद को तुमसे दूर किस तरह रखा है ना, मैंने ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मगर आज लगता है ये दूरी मजीद नहीं रह सकेगी। रेहान पूरी तरह बहक चुका था। मिरहा का वजूद इसको मजीद सब्र से रोक रहा था। रेहान की बात पे मिरहा ने मुस्कुराकर रेहान के सीने पे सर रखा तो इसने मिरहा को अपनी बाहों में भरा। आज रेहान का सब्र जवाब दे गया था। आज उसने मिरहा से हर दूरी को मिटाना था। रेहान ने मिरहा का चेहरा उंगली से ऊपर किया और इसके चेहरे पे झुक गया। उसके लबों को अपने लबों में उलझाए वो मदहोश होने लगा था। मिरहा रेहान की कुर्बत में पिघलती जा रही थी। रेहान ने अब भी बहुत नरमी रखी थी। वो मिरहा को जरा सी भी तकलीफ नहीं देना चाहता था। मिरहा को बाहों में उठाए रेहान उसे बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। आज उसे मिरहा को अपना बनाना था। आज वो अपने और मिरहा के बीच के हर पर्दे को गिरा देना चाहता था। उसने बहुत सब्र किया था। 4 महीने मिरहा के बेहद करीब होकर भी इसने मिरहा से दूरी बनाए रखी थी, मगर आज मिरहा को इस तरह गीले कपड़ों में देखकर रेहान का 4 माह का सब्र पल में टूट गया था। साहिर, हम कहाँ जा रहे हैं? ये घर का रास्ता तो नहीं है। ईमान ने साहिर से सवाल किया, जो घर के बजाय किसी और रास्ते पे जा रहा था। अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए प्यारा सा सरप्राइज है। साहिर की बात पे ईमान के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। साहिर उसे लेकर समंदर के करीब पहुंचा जहाँ एक शिप खड़ी थी। साहिर ने ही इसे बुक किया था। वो ईमान के साथ अपनी जिंदगी के इन हसीन लम्हों को और भी यादगार बनाना चाहता था। साहिर गाड़ी खड़ी करके उतर कर ईमान की तरफ आया और इसे अपनी बाहों में उठाया। साहिर, ये सब? ईमान ने मध्यम लहजे में कहा। मेरी जान को जरूर पसंद आएगा, साहिर ने इसके माथे पर लब रखते हुए कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शिप के अंदर उतरा और ईमान को नीचे उतारा। ठंडी ठंडी हवा ईमान को बहुत अच्छी लग रही थी। साहिर ने उसका हाथ थामा और इसे अंदर की तरफ बने एक कमरे में लाया। साहिर ने रूम का डोर खोला और ईमान को लेकर अंदर दाखिल हुआ। रूम पूरी तरह से मोतिया के फूलों से सजा हुआ था। मोतिया के फूलों की खुशबू
खींचते हुए ईमान ने आंखें बंद की थी। कमरे में सिर्फ और सिर्फ मोतिये के फूल थे। ताहिर को मालूम था ईमान को मोतिये के फूल बहुत पसंद हैं। उसे गुलाब से ज्यादा मोतिये के फूल पसंद थे, इसलिए ताहिर ने सारी डेकोरेशन सिर्फ मोतिये के फूलों से करवाई थी। ईमान मुस्कुराकर पूरा कमरा देख रही थी कि ताहिर ने इसे बाहों में भरा। पसंद आया मेरी जान को? साहिर ने कान के करीब होंठ ले जाकर पूछा। बहुत ज्यादा, ये सब बहुत खूबसूरत है और ये खुशबू तो मुझे बहुत पसंद है। ईमान ने सच्चे दिल से तारीफ की। साहिर ने ईमान को अपनी तरफ घुमाया। कमरे से नजर हटाकर, एक नजर मुझे भी देख लो मेरी जान, ईमान का चेहरा अपने हाथों में भरे मदहोश लहजे में कहा। ईमान घबराई थी। साहिर के पास से आती परफ्यूम की खुशबू ईमान के दिल को बुरी तरह धड़का रही थी। साहिर ने इस चेहरे के एक एक नकुच को चूमा। ईमान की हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी। इसके सर से दुपट्टा उतार कर उसकी ज्वेलरी उतारी। ताहिर के हाथों का लम्स अपने चेहरे और गर्दन पर महसूस करके ईमान की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। ताहिर ने ईमान को एक पैकेट पकड़ाया तो वह सवालिया नजरों से ताहिर को देखने लगी। वेयर इट, ताहिर ने कहा तो ईमान ने पैकेट को खोला, मगर पैकेट को खोलकर इसकी हवा खुश की। रेड कलर की स्लीव लेस नाइटी जो घुटनों से भी ऊपर थी। ताहिर, ये क्या बेहुदा चीज लाए हैं आप? ये मैं नहीं पहन सकती। ईमान ने पैकेट दूर करते हुए चेहरा घुमाकर कहा। ताहिर ईमान की हालत पे महजूज हुआ था। जाने मन खुद पहन लो, वरना मैं पहनाने पे आया तो तुम अगले कई महीनों तक मुझसे नजरें नहीं मिला सकोगी। ताहिर की प्यार भरी धमकी से ईमान घबरा गई थी। ताहिर की बेबाकी की झलक तो वो पहले भी कई बार देख चुकी थी। ईमान ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर ताहिर को देखा तो उसने अपनी हंसी रोकी। इसको पकड़ो और चेंज करके बाहर आओ 10 मिनट में। तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। ताहिर ने पैकेट उसे पकड़ाकर इसे अंदर की जाने भेजा। बेशर्म, ईमान कहती हुई वॉशरूम में बंद हो गई। इसकी जान को ताहिर ने अच्छी तरह खासी मुश्किल में डाल दिया था। ईमान वॉशरूम में खड़ी इस नाइटी को घूर रही थी। अल्लाह जी, क्या करूं, ये कैसे पहनूं? ये तो किसी 5 साल की बच्ची की लग रही है। ईमान मुंह के जाविये बिगाड़ती मिनमिनाई। ईमान, यू हैव ओनली 10 मिनट। ईमान, यू हैव ओनली 10 मिनट। ताहिर की आवाज पे ईमान से पटाई। तोबा है, इनको भी सुकून नहीं है। ईमान मरती क्या नहीं करती। अपने दिल को समझाकर इस नाइटी को पहनकर शीशे के सामने खड़ी हुई। वो खुद को एक नजर नहीं देख पा रही थी। ताहिर के सामने कैसे जाती? ईमान तो बाहर ईमान, तुम बाहर आ रही हो मैं अंदर आऊं? ताहिर की आवाज पे उसने गहरी सांस ली। ईमान, रिलैक्स, वो शोर है, इसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। कुछ नहीं होता, चलो शाबाश, कुछ नहीं होता। ईमान खुद को हौसला दे रही थी, तभी ताहिर की आवाज दोबारा आई। ईमान, आ भी जाओ यार। ताहिर की आवाज पे ईमान ने दरवाजा खोला और बाहर एक कदम रखा। आंखों को कसकर बंद कर रखा था। ईमान को देखकर ताहिर बेकरार सा उसकी तरफ बढ़ा। ताहिर ने उसके करीब जाकर उसके माथे पे लब रखे तो ईमान ने शर्मा कर उसके सीने पे अपना मुंह छुपाया। ताहिर, प्लीज लाइट ऑफ कर दे। ईमान मिनमिनाते हुए बोली। सॉरी मेरी जान, लाइट ऑफ कर दूंगा तो तुम्हारे चेहरे पे बिखरते अपनी चाहत के रंग कैसे देखूंगा? ताहिर ने कान में सरगोशी की। ईमान को अपनी बाहों में लिए बेड पे आया और इसके ऊपर साया फगन हुआ। हुस्न तुम पे खत्म है जाने मन। उसके चेहरे को चूमते हुए इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। रात धीरे धीरे गुजरती रही। इसी तरह ताहिर की मोहब्बत भी ईमान पे धीरे धीरे बरसती रही। ताहिर ने ईमान को मुकम्मल तौर पर अपने रंग में रंग दिया था। एक दूसरे की बाहों में खोए वो एक हो गए थे। रेहान मिरहा को अपनी बाहों में लिए कमरे में आया और पाँव से दरवाजा बंद किया। मिरहा को ठंड लगने लगी थी। वो रेहान की बाहों में कांप रही थी। बेबी डॉल, मुझे मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो? रात के वक्त बारिश में भीगना कोई अच्छी बात है? लग गई ना ठंड? रेहान ने इसे बेड पे लेटाते हुए इसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। मगर फिक्र नहीं करो, तुम्हारी ठंड मैं खुद में समेट लूंगा। रेहान कहकर इसे कपकपाते होंठों पे झुका। उसकी सांसों को कतरा कतरा अपने अंदर अंडेलते हुए वो मदहोश होने लगा था। इस मदहोशी में भी रेहान मिरहा का ख्याल रख रहा था। वो मिरहा को जरा भी तड़पाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था उसकी मोहब्बत मिरहा के लिए इम्तिहान बने। उसकी आंखों पे अपने लब रखकर कितनी ही देर उसे माथे से अपना माथा टिकाए बैठा रहा। रेहान के हाथों का बेबाक लम्स अपने ऊपर महसूस करके मिरहा खुद में ही सिमट रही थी। रेहान के हाथों की बेबाकी बढ़ते देख मिरहा ने इसे पुकारा। आज तो मुझे रोक नहीं सकती। रेहान की जान, आज मैं हमारे बीच जरा सी भी दूरी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हूँ। रेहान कहकर इसकी गर्दन पर झुका तो मिरहा ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा। रेहान अपनी तशनगी मिटाता मिरहा को अपना बनाता चला गया। मिरहा के रूम में रेहान की मोहब्बत की मोहर सख्त थी। रेहान नहीं चाहता था किसी भी किस्म की सख्ती, मगर वो मासूम सी जान इसकी शिद्दतों पे टूट सी गई थी।
रेहान ने बहुत मोहब्बत से अपनी मोहब्बत को अपना बना लिया था। आज उनके दरमियान की सारी दूरियां खत्म हो गई थी। वो दो जिस्म एक जान हो गए थे। रेहान ने मिरहा पे अपनी बेतहाशा मोहब्बत बरसाकर इसके वजूद को अनमोल कर दिया था। अपनी शिद्दतों से टूटी मिरहा को रेहान ने मोहब्बत से अपनी बाहों में समेटा था। रेहान पूरी तरह इसे अपने रंग में रंग गया था। आज से ही मानों में मिरहा रेहान की हो गई थी। इनका रिश्ता मुकम्मल हो गया था। मिरहा को सारी रात रेहान ने जगा कर रखा था। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी आंख लगी थी, मगर रेहान की नींदें तो उड़ चुकी थी। इस वक्त वो रेहान की टी शर्ट पहने मासूम सी बच्ची लग रही थी। रेहान उसे देखकर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। रेहान प्लीज मुझे घूरना बंद कर दें, मिरहा ने अब बंद आंखों से मिनमिनाते हुए कहा। बेबी डॉल, मैं तुम्हें घूर नहीं रहा, मोहब्बत से देख रहा हूँ। इतनी क्यूट जो हो तुम, रेहान ने उससे गाल खींचते हुए कहा। वैसे ये आंखें क्यों बंद हैं? ऐसे भी क्या हो गया भला जो आंखें ही बंद कर रखी हैं? रेहान ने मिरहा को छेड़ा। रेहान आप बहुत ज्यादा बेशर्म है। मिरहा की बात पे रेहान ने दोबारा कहका लगाया। मेरी जान, अभी तो सही से कोई बेशर्मी नहीं की। बहुत तमीज के दायरे में रहकर तुम्हें प्यार किया है। कहो तो बेशर्मी की झलक दिखाओ। रेहान ने कहकर इसे कमर से पकड़कर दोबारा अपने करीब खींचा। रेहान प्लीज मुझे सोने दें, आपको तरस नहीं आ रहा मुझ पे? मिरहा मिनमिनाई। बेबी तुम तरस खाने वाली चीज हो। तरस तो तुम्हें अपने मासूम शोहर पे आना चाहिए जो इतने महीने तुमसे दूर रहा। शराफत दिखाई। रेहान ने भरपूर जवाब दिया। मिरहा ने आंखें खोलकर रेहान को घूरा। वो भी इसलिए कि डॉक्टर ने मना किया था, वरना आप इतने शरीफ वाकई नहीं हुए हैं। आपकी बेशर्मी की झलकियां हमारे निकाह की रात देख चुकी हूं है। मिरहा ने बैठ कर दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा। इस वक्त वो किस हाल में थी लम्हे भर को भूल गई थी, मगर रेहान की मुस्कुराती नजरें उसे उसी के सीने में चेहरा छुपाने पर मजबूर कर गई। रेहान की जान, आई लव यू सो मच, रेहान ने मोहब्बत से कहा। आई लव। इससे पहले मिरहा कुछ कहती, रेहान ने उसके लबों पर हाथ रखकर सीरियस अंदाज में उसे देखा। मैं जानता हूँ तुम प्यार करती हो, प्लीज मिरहा मुझे नहीं सुनना है इजहार। रेहान की आंखों का डर मिरहा अच्छे से समझती थी। रेहान वो वक्त गुजर गया, भूल जाए सब, अब तो मैं आपके पास हूं ना। बिल्कुल ठीक, मिरहा ने रेहान के चेहरे पे अपने हाथ रखकर कहा। मैं नहीं भूल सकता मिरहा, मैंने अपनी आंखों के सामने तुम्हें खुद से दूर जाते देखा है। मैं नहीं भूल सकता। प्लीज मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा इजहार। तुम्हारे बिन बोले भी मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ। मैं तुम्हें नहीं खो सकता मिरहा, तुम मेरे जीने की वजह हो। रेहान ने उसे कसकर बाहों में भरा था। मिरहा काफी देर उसके सीने से लगी रही। रेहान ने इसे खुद से अलग नहीं किया था। शायद वो अपने दिल में आए डर को दूर करना चाहता था। मिरहा की धड़कनों को अपनी धड़कनों के साथ महसूस करना चाहता था। मेरी इमामत में नमाज पढ़ोगी? काफी देर बाद रेहान ने इसका चेहरा अपने सीने से हटाकर पूछा। मिरहा ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। रेहान मुस्कुराया। दोनों ने फ्रेश होकर एक साथ नमाज अदा की। मिरहा रेहान से थोड़ा पीछे खड़ी इसकी इमामत में नमाज अदा कर रही थी। इससे ज्यादा पुरसकून कर देने वाला अमल भला और कौन सा हो सकता है? मियाँ बीवी का रिश्ता ही अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत बनाया है। रेहान और मिरहा ने एक साथ फजर की नमाज अदा करके शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे। आज उनका रिश्ता मुकम्मल हो गया था। आज वो दोनों एक दूसरे का साथ पाकर मुकम्मल हो गए थे। वो इन्हें मिलाने वाले के आगे झुककर इसका शुक्र अदा कर रहे थे। रेहान ने नमाज पढ़कर मिरहा के साथ सूरह रहमान की तलावत की। हाँ, वो मिरहा को देखकर पूरे ईमान के साथ कह रहा था, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। मिरहा इसके लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। इसको पाकर रेहान ने दुनिया जहां की खुशी पा ली थी। रेहान मिरहा सुबह नाश्ते के लिए नीचे आए तो मिरहा का निखरा रूप और इसके चेहरे पे छाई शर्म हया के रंग समीना बेगम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गए थे। बाबा रेहान का भी वलीमा करना है। मेरे ख्याल से साहिर और ईमान के वलीमे के बाद इनका भी वलीमा कर देते हैं। समीना बेगम की बात सबको सही लगी थी। रेहान भी मुस्कुराया था। हमने भी यही सोचा है। हम कल ईमान के वलीमे के बाद मिरहा और रेहान को परसों वलीमा तय कर रहे हैं। एहतशाम शुएब बेटा, तुम लोग इन्विटेशन दे देना सबको। जुल्फकार साहब ने कहा तो इन्होंने मुस्कुरा कर हामी भरी। नूर की तरफ से मिली खुशी ने वैसे ही घर में खुशियां बिखेर दी थी। अब वो रेहान का भी वलीमा करके इस आखिरी जिम्मेदारी को भी अदा कर देना चाहते थे। साहिर और ईमान के वलीमे के बाद रेहान का वलीमा भी धूमधाम से हुआ था। ईमान को साहिर के साथ खुश और मुतमईन देखकर घर के सब ही लोग भी मुतमईन और खुश थे। जुल्फकार साहब के तीनों पोते और लाडला पोती अपनी अपनी जिंदगियों में अपने हमसफर के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुके थे, इसलिए जुल्फकार साहब बहुत ज्यादा खुश थे। खुशियां लौट आई थी, गम के साए छुट गए थे। 5 साल बाद। नमीर बेटा इधर आओ जल्दी से, ये खाना पूरा फिनिश करो। नमीर शाह मीर और नूर का 4 साला बेटा था।
4 साल पहले नूर ने एक सेहतमंद और खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया था, जो इस घर का पहला बच्चा होने की वजह से सबका लाडला था। लुक्स और स्टाइल की बात की जाए तो वो रेयान की तरह दिखता था। इसके चेहरे के प्यारे नकूश अपने बड़े पापा रेयान पे गए थे। स्टाइल में भी वो अभी से रेयान को कॉपी करता था। शरारतों में तो वो शहीर का भी बाप था। नूर नमीर के पीछे खाने की प्लेट लिए घूम रही थी, मगर वो इधर से उधर भाग रहा था। आनी बचाओ, मम्मा जालिम मदर बन गई हैं, जबरदस्ती मासूम से बच्चे को खाना खिला रही हैं। नमीर एनी को देखता भागता हुआ आकर इसके पीछे छुपा था। आपको कोई नहीं बचाएगा गुड्डा, आप बहुत परेशान कर रहे हैं अपनी मम्मा को। एनी ने इसके बाल बिखेरते हुए कहा तो उसने बड़े स्टाइल से बालों को वापस सेट किया। ऐसा करते उसने रेयान को देखा था, बस तब से ये इसका स्टाइल बन गया था। एनी की गोद में 1.5 साल की प्यारी सी गोल मटोल सी बच्ची थी, जिसने एनी के पास जाकर रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। एनी की जॉब की वजह से वो एनी से ज्यादा मिरहा से हटाई थी। पूरा दिन मिरहा ही इसे संभालती थी। अब इसे मिरहा की इतनी आदत हो गई थी कि वो एनी के पास कभी कभार ही जाया करती थी, वरना इसका सुकून मिरहा की गोद में थी। अरे मेरी गुड़िया क्यों इतना रो रही है? मिरहा ने रोने की आवाज सुनी तो तेजी से अपने कमरे से निकल कर आई। मिरहा संभालो इसे यार, मेरे पास तो इसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। एनी ने अपनी बेटी मिरहा को थमाते हुए कहा। अरे मेरी गुड़िया रानी, मेरी प्यारी सी प्रिंसेस, इतना सारा रोने लगी। मिरहा ने इसे सीने से लगाया तो वो फौरन चुप होगी। क्या मसला है एनी, क्यों रुलाया तुमने मेरी मिशेल को? रेयान घर के अंदर दाखिल होते हुए एनी को देखकर बोला। बड़े पापा नमीर रेयान को देखकर भागता हुआ उसके सीने से लगा। कैसा है मेरा शहजादा? रेयान भाई देखें, ये आपका लाडला बिल्कुल मेरी नहीं सुनता, खाने के लिए अपने पीछे दौड़ा रखा है इसने। नूर ने रेयान से शिकायत की तो नमीर ने फौरन अपने कान पकड़े। रेयान मुस्कुराया। नमीर रेयान को नाराज नहीं होने देता था। इसे कोई भी बात समझाने के लिए रेयान की नाराजगी की धमकी देनी पड़ती थी। नमीर ओनली 5 मिनट, ये फिनिश हो जाना चाहिए, रेयान ने प्यार करते हुए कहा तो वो फौरन ही अपनी मामा के पास बैठकर खाना खाने लगा। मुस्कान का बुखार उतरा? रेयान ने मिरहा को देखकर पूछा और मिशाल को अपनी गोद में ले लिया। जी अब तो बहुत बेहतर है, आरजू ने अभी सुलाया है उसे। 2 साल पहले शहीर और आरजू की भी शादी हो गई थी और अब इनकी 6 माह की बेटी थी। शायान ऑफिस के काम से 2 महीने के लिए लंदन गया हुआ था और एनी की अपनी ड्यूटी थी, जिसकी वजह से मिशेल ज्यादातर मिरहा और रेयान के पास ही रहती थी। नमीर मिशेल मुस्कान और अनाया जुबैर में मिरहा और रेयान दोनों की जान बसती थी। ईमान ने 1 साल पहले 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम साहिर ने अनाया जबकि बेटे का नाम ईमान ने जुबैर रखा था। सारे बच्चे हैदर हाउस की रौनक थे। जुल्फकार साहब तो अपने रब का शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह ने इन्हें इतनी ज़िंदगी दी कि वो अपने परपोते परपोतियों को देख सके। सुहेल साहब की नमीर की पैदाइश के कुछ महीनों बाद ही वफात हो गई थी। सुहेल साहब की वफात ने नूर और रैनी को तोड़ दिया था, मगर शामिर और शयान की मोहब्बत ने इन्हें इस दुख से निकाल लिया था। जिंदगी वापस अपनी रूटीन पे आ गई थी। ईमान डॉक्टर बन चुकी थी। रेयान ने मिरहा की भी पढ़ाई शुरू करवा दी थी और अब 1.5 साल बाद वो भी एक डॉक्टर के रूप में जानी जाती। साहिर ईमान और बच्चों के साथ कनाडा चला गया था। वहाँ इसके टेक्सटाइल के बिजनेस को इसने ओवर ग्रो करना था। आसिफ साहब की कंपनी को इसने दिन रात की मेहनत से कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। अब रेहान इसकी जगह सारा काम संभाल रहा था, क्योंकि साहिर के अपने बिजनेस को भी इसकी ज़रूरत थी। साहिल और पाकीज़ा के भी 2 बेटे थे, अमर और उमर, जो हवेली की जान थे। गाँव की सारी जिम्मेदारी इसने यासिर के साथ मिलकर बहुत अच्छे से संभाली थी। मिरहा की ख्वाहिश के मुताबिक गाँव में अपने ताया के नाम का एक स्कूल और कॉलेज खोला था। स्कूल और कॉलेज गाँव में पहले भी थे, मगर इन स्कूल और कॉलेज की खातिर ये थी कि अंग्रेजी तर्ज पर बनाए गए थे और बाकायदा शहर से टीचर्स को अपॉइंट किया गया था। जदीद सहूलियात से आरास्ता हॉस्पिटल भी कायम कर दिया गया था। ये सब चीज़ें साहिल की मेहनत का मुंह बोलता सबूत थे। गांव में खुशहाली आ गई थी और हर कोई साहिल से बेहद खुश था। मिरहा बेड पे बैठी मिशेल को थपक रही थी। प्यारे से नैन नकुश की हामिल मिशेल बेतहाशा खूबसूरत थी। मिरहा को मिशेल को सुलाते हुए गहरी सोच में गुम थी। तभी इसे रेयान के कमरे में आने का पता नहीं लगा। मेरी जान कहाँ गुम है? मेरे रेयान मिरहा की गोद में सर रखकर लेट गया। रेयान प्लीज एक बार मुझे चेकअप करवाने देना। मिरहा ने दोबारा इस टॉपिक को छेड़ा जिससे रेयान हमेशा दूर भागता था। मिरहा मेरी जान क्या जरूरत है इस सब की? औलाद तो अल्लाह की देन है ना। रेयान ने नजरें चुराई जो हमेशा मिरहा को खटकती थी। रेयान प्लीज मुझे चेक करवाना है, 5 साल हो गए हैं हमारी शादी को, मैं क्यों मां नहीं बन सकी? मिरहा ने रेयान के सामने आकर कहा। मिरहा देखो, जब अल्लाह चाहेगा हमें देगा औलाद,
तुम इसको अपने ऊपर सवार मत करो। रेहान ने मिरहा को समझाया। वो इसे चाहकर भी नहीं बता पाता था कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। गोलियां लगने की वजह से वो ये सलाहियत ही खो चुकी है। नहीं रेहान, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपना चेकअप करवाना है, मिरहा ने जिद्दी अंदाज में कहा। मिरहा, मैं बाप नहीं बन सकता, मुझ में ये सलाहियत नहीं है। अब प्लीज डॉक्टर के पास जाने का जिक्र नहीं करना, इसका कोई फायदा नहीं है। रेहान अफसरदगी से कहता वॉशरूम में बंद हो गया। मिरहा साकित से खड़ी वॉशरूम के दरवाजे को देख रही थी। वॉशरूम में आकर रेहान ने गहरी सांस ली। वो मिरहा को कुछ नहीं बता सकता था, वो नहीं चाहता था मिरहा खुद में कोई भी कमी महसूस करे। वो जानता तो इसके अंदर अंदर की ममता इसे झंझोड़ती है। इसे यकीन था आज जो इसने कहा है इसके बाद मिरहा डॉक्टर के पास जाने का नाम नहीं लेगी। रेहान फ्रेश होकर बाहर आया तो मिरहा अब भी उसी जगह साकित खड़ी थी। रेहान इसकी ज़हनी हालत को अच्छे से समझ रहा था। रेहान चलता हुआ मिरहा के पास आया। मेरी जान ऐसे क्यों खड़ी है? मोहब्बत भरे लहजे में सवाल किया। देख रही हूँ कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है कि इसकी कमी को अपनी कमी बना ले। मिरहा की बात पर रेहान उलझा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्यों रेहान, क्यों इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपाना चाहते हैं? क्यों नहीं बोलते अपने मुंह से कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मैं आपको कभी औलाद की खुशी नहीं दे सकती? कमी आप में नहीं, कमी मुझ में आ गई है। मिरहा ने रोते हुए रेहान की शर्ट झंझोड़ी। रेहान इसकी तकलीफ पर तड़प गया। वो सब जान गई थी, वो सब जानती थी। रेहान को पता था वो बिखर जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए रेहान ने कभी मिरहा को कुछ नहीं बताया था। मगर कुछ महीनों पहले मिरहा ने रेहान और समीना बेगम की बातें सुन ली थी, जिसमें वो रेहान से मिरहा को डॉक्टर के पास ले जाने का बोल रही थी, क्योंकि सबके बच्चे थे और मिरहा की उदास नजरें समीना बेगम ने महसूस की थी। जब उन्होंने रेहान से बात की तो रेहान ने इन्हें सब कुछ बता दिया। इस दिन मिरहा को सब पता लग गया था। तब से मिरहा ने डॉक्टर के पास जाने की रट लगा ली थी। वो चाहती थी रेहान इसे बता दे कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, मगर रेहान ने अब भी कहा तो ये कि वो बाप नहीं बन सकता, इसमें सलाहियत नहीं। मिरहा इसकी मोहब्बत देखकर दंग रह गई थी। रेहान की मोहब्बत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी, मगर जो आज रेहान ने कहा था वो मामूली बात नहीं थी, अलग मोहब्बत थी रेहान की। वो अलग मोहब्बत थी रेहान की। वो मिरहा के इश्क में इस मकाम पे था जहां उसके लिए मिरहा से ज्यादा कुछ जरूरी था ही नहीं। रेहान ने मिरहा को रोने दिया था। उसकी की खुद की आंखों में नमी आई थी, मगर वो चाहता था मिरहा रोकर अपना दिल हल्का कर ले। मिरहा, मेरी जान, मेरी तरफ देखो। रेहान ने मोहब्बत से उसका चेहरा अपने हाथों में भरा। उसकी आंखें रोने से सुर्ख हो गई थी। मिरहा, औलाद देना ना देना ये सब अल्लाह के फैसले होते हैं। इस वक्त तो तुम्हारी जिंदगी तक का नहीं पता था कि तुम ठीक होगी या नहीं। डॉक्टर ने हमें कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी, मगर अल्लाह ताला जैसे चाहे नवाज दे। अल्लाह ने मेरी दुआओं को सुना, उसने मुझे तुम्हारी जिंदगी लौटा दी। अगर बदले में मुझे औलाद की नेमत से महरूम होना पड़ा तो ये अल्लाह की मर्जी थी। इस बात के ऊपर मैं इस पाकजात की नाशुक्री कैसे कर देता जिसने मुझे मेरा प्यार लौटा दिया था। तुम्हारी जान बच गई थी, मेरे लिए यही बहुत था मिरहा। वो कंडीशन ऐसी थी, इस वक्त सिर्फ तुम जरूरी थी और आज भी सिर्फ तुम जरूरी हो। क्या तुम्हें मेरे प्यार में कोई कमी देखी? क्या मुझे कभी इस चीज का एहसास करते देखा कि मैं बे औलाद हूँ? मिरहा ने ना में गर्दन लाई। तो जब मैं अल्लाह के फैसले पे राजी हूँ तो तुम क्यों नहीं हो सकती? मेरी जान, क्या ये काम है कि हम दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे के हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए काफी नहीं हैं? रेहान की बातों पे मिरहा ने इसके सीने पे सर रखा तो रेहान ने इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाया और उसके लबों पे अपने लब रखे। अल्लाह बहुत बड़ा है मेरी जान, हर चीज में उसकी मसलहत होती है। हमें बस सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है मेरी जान अल्लाह की नाशुक्री नहीं करेगी। और ये सारे बच्चे भी तो हमारे ही हैं ना। अब मिशेल को देखो, एनी से ज्यादा वो तुम्हारे पास रहती है। नमीर बड़ी मामा करता तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। मुस्कान अभी से तुमसे कितनी अटैच है। क्या हुआ तो हमने इन्हें जन्म नहीं दिया? हमारा प्यार तो इनके लिए कम नहीं होगा ना मेरी जान। रेहान की बात पर मुस्कुराकर मिरहा ने सर उठाया। रेहान ने उसके माथे पर लब रखे। रेहान के अल्फाज, उसका साथ मिरहा के हर जख्म का इलाज था। रेहान का इश्क मरहम सा था जिसने मिरहा की जिंदगी के हर दुख, गम, तकलीफ को खुद में समेट कर इसको सिर्फ खुशियां ही खुशियां दी थी। रेहान का साथ मिरहा के लिए खुश नसीबी था। रेहान की मोहब्बत और चाहत ने इश्क की एक अलग दास्तान लिख दी थी, एक ऐसी दास्तान जो मुनफरद थी सबसे। रेहान ने मिरहा को इसके हर दुख समेत खुद में समेट कर इसे इतनी मोहब्बत दी थी कि आने वाले वक्त में सब ने इसकी मोहब्बत की मिसालें देनी थी।
لیں جی، آج کا ناول ختم ہو گیا ہے، اور مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے. آپ لوگ ناول پڑھتے ضرور ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا ہے، اچھا لگا ہے کہ نہیں. اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی پسند ہے، آپ کو کوئی ناول اچھا لگتا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ آپ کے لیے ریڈ کروں، وہ آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں. اگر رائٹر کی پرمیشن ہوئی تو میں اس ناول کو ضرور ریڈ کروں گی. ٹھیک ہے، تو کل میں ایک شارٹ ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.